सुप्रभात बच्चों, हम लोगों ने अभी के वीडियो में देखा है कि आदिकाल का नामकरण किस प्रकार हुआ है। अब इसमें हम दूसरे युग इसी युग की प्रवृत्तियों को क्या करेंगे, देखेंगे। मैंने आपको कहा था कि विशेषताएं प्रवृत्तियां हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हमको इस युग की प्रवृत्तियों में जो रचनाएं हैं उसमें प्रामाणिकता का अभाव रहा है। यानी हम प्रामाणिक रूप से नहीं कह सकते कि ये रचनाएं कैसी है, बिल्कुल फैक्ट है या नहीं है। इसके पूर्व की जितनी भी रचनाएं थी उन सब में प्रामाणिकता का क्या है, अभाव देखने को हमें क्या होता है, मिलता है। ठीक है। अब इस काल के नामों का, रचनाओं का नाम जो है वो रासो साहित्य के नाम से क्या हुआ है, प्रवृत्त हुआ है। जैसे खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, इसी प्रकार के सारे रासों का प्रामाणिकता का क्या होता है, हमें अभाव दिखाई इसमें देखने को मिलता है। मूल चूल परिवर्तन क्या होता है, इस काल के साहित्य में हमें देखने को मिलता है। दूसरा है इसमें युद्धों का सजीव वर्णन। मैंने आपको कहा कि ये सारा साहित्य वीरता को प्रदर्शन करने के लिए ही क्या किया गया था, लिखा गया था। इसमें कवि जो होते थे राजाओं के वीरता का आंखों देखा हाल क्या करते थे, हमें लिखकर बताया करते थे, जिसका सजीव चित्रण संस्कृत साहित्य में भी हमको क्या नहीं होता, दिखाई देते नहीं मिलता। यहाँ के जो चारण कवि होते थे वो क्या होते थे, सिर्फ युद्ध भूमि में नहीं जाया करते थे या सिर्फ साहित्य रचना नहीं करते थे, वो तलवार के साथ साथ कलम के भी धनी हुआ करते थे। यानी युद्ध होता था तब वो तलवार का संचालन भी करते थे और सामान्य अवस्था में वो कलम लिखकर वीरता का बखान भी किया करते थे। तीसरा पॉइंट हमको देखने को मिलता है कि वीर रस के साथ साथ इसमें श्रृंगार रस की भी प्रधानता थी, क्योंकि यहाँ पर वीर गाथाओं के साथ साथ श्रृंगार रस का भी सम्मिश्रण हमको क्या होता है, इस काल के साहित्य में देखने को मिलता है। क्यों दिखता है, क्योंकि आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर जितने भी राजा थे उन्होंने बहुविवाह करने की क्या थी, प्रथा थी, जिसकी वजह से वो लोग क्या किया करते थे, बहुत सारे विवाह करते थे। तो श्रृंगार का भी चित्रण क्या होता है, इसमें देखने को मिलता है। संकुचित राष्ट्रीयता थी, इसमें चारण केवल अपने अपने आश्रयदाताओं का ही क्या करते थे, इसमें गुणगान करते थे, है ना, और दूसरे का क्या करते थे, अपमान करते थे। छोटे छोटे राज्य दूसरे राज्यों को कुछ नहीं समझते थे। रासो काव्य की रचना इस काल की विशेषता कही जा सकती है। छंदों में इसमें दोहा, त्रोटक, तोमर, गाथा, गाहा, पद्धरी, आर्या, संदूक, अल्लाला, कुंडली आदि इस प्रकार के छंदों को क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। इस समय की जो भाषा प्रचलित थी वो डिंगल पिंगल के नाम से क्या थी, प्रचलित थी, जो कि बाद में क्या हो गई, ब्रज भाषा पिंगल में क्या हो गई, समाहित हो गई। यानी ये अपभ्रंश काल भी कहा गया है। अपभ्रंश का साहित्यिक महत्व होता है या उसका मतलब होता है कि जिसमें टूटी फूटी भाषा का क्या किया गया हो, समावेश किया गया हो, वो क्या कहलाता है, अपभ्रंश काल कहलाता है। यानी जिसमें भाषा का टूटा फूटा रूप हमको देखने को क्या होता है, मिलता है। अंत में इतने सारे नामकरण के बाद में हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य में अंत में इस आदिकाल को वीर गाथा काल कहना ज़्यादा उपयुक्त इसलिए लगा क्योंकि इसमें वीर रस की कविताओं का क्या था, बहुत सारा परिपूर्ण रूप से चित्रण हमको क्या होता है, देखने को मिलता है। यानी राजा की वीरता का, उनके प्रशासन का, उनके सम्मान का, उनके युद्धों का वर्णन। तो ये वीर गाथा काल जो है वो हिंदी साहित्य में आदिकाल की बजाय वीर गाथा काल कहना क्या है, ज़्यादा उपयुक्त है। आगे हम इनकी रचनाएं देखते हैं। पहली रचना है पृथ्वीराज रासो, जिसको चंद्रवरदाई ने लिखा है। बिसलदेव रासो जो कि नरपति ने लिखा है। खुमान रासो जो कि दलपति विजय ने लिखा है। आलखंड जो लिखा है जगनीक ने लिखा है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ जो कि पहले हिंदी खड़ी बोली के कवि का पहले जाते हैं। संदेश राशक जो है राजशेखर का है। हेमचंद्र का व्याकरण जो हेमचंद्र जी का है। चिंतामणि प्रबंध चिंतामणि जो है मेरुतंग का है। और कोकिल कवि जो कहे जाते हैं विद्यापति, उनकी कीर्ति पताका भी हमें इस युग में क्या होती है, देखने को मिलती है। तो ये इस काल की क्या थी, बहुत सारी विशेषताओं से परिपूर्ण प्रवृत्तियाँ थी, जिसको हम आदिकाल या वीरगाथा काल के नाम से जानते हैं। आज आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।